गुड मॉर्निंग। MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के MA प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय स्कॉलर्स, हम अपनी इस लेक्चर की सीरीज़ में बात कर रहे हैं उन एस्पेक्ट्स की जो इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को या भारत के संसदीय लोकतंत्र पर असर डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। उसमें हम कास्ट पर लेक्चर ले रहे हैं और उसको आगे बढ़ रहे हैं कि जाति जो एक समाजशास्त्रीय या सामाजिक विषय है वो भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। कुछ बिंदु हमने अपने पिछले लेक्चर में देखे थे, कुछ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि केवल जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं क्या वही हैं, या भारत की इस जातीय व्यवस्था ने भारतीय राजनीति को कुछ पॉजिटिविटी या सकारात्मकता भी दी है। मैंने आपसे पहले कहा था कि डॉक्टर रजनी कोठारी ने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर भी कंसंट्रेट किया है। पॉलिटिक्स इन इंडिया उनकी किताब का नाम है, एंड कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स भी उनकी एक पुस्तक है। लाइब्रेरी में आप ढूंढेंगे मिल जाएगी, और यदि खरीद कर पढ़ना चाहें तो भी उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जातीय व्यवस्था ने केवल नेगेटिव रोल प्ले नहीं किया है। हाँ ठीक है, नेगेटिविटी इसमें कुछ है, अति तो हर चीज की बुरी होती है, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। जैसे उन्होंने जातीय व्यवस्था और राजनीति की अंत्यक्रिया को 3 तत्वों में विभाजित किया है, या 3 रूप कह सकते हैं इसको। पहला कहा है लौकिक पक्ष, द सेक्युलर एस्पेक्ट। दूसरा है एकीकरण का पक्ष, द इंटीग्रेशन एस्पेक्ट। और तीसरा उन्होंने कहा है चैतन्य रूप, द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्साइंसनेस। अब ये क्या है, इसको हम अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। पहला, जातीय व्यवस्था का लौकिक पक्ष। ये सबसे स्पष्ट दिखने वाला एक तरीका है, प्रत्यक्ष दिखता है। किसी राज्य विशेष में, क्षेत्र विशेष में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जाति है जो होल्ड करती है, या शुरू से करती आ रही है, जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब भी। यहां पर देखिए, लोकतंत्र में संख्या की अहमियत होती है और एकीकरण की भी। होता यह है लौकिक पक्ष में कि जो अन्य जातियां हैं वो उनके प्रभुत्व को ललकारती हैं, वर्चस्व को चुनौती देती हैं, साथ में आकर या अलग अलग। और इससे खेल में, ये एक इकोनॉमिक्स की टर्म है, मेरे ख्याल से जिनके पास BA में इकोनॉमिक्स रहा होगा वो इस बात को समझ पाएंगे। बाकी मैं समझाता हूं आपको बहुत संक्षेप में। परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमिक्स की वो टर्म है कि मुकाबला बराबर का है। एक चीज होती है मोनोपोली, इसको बोलते हैं एकाधिकार, कि कोई चीज बाजार में कोई एक ही व्यक्ति बेच रहा है तो कीमत उसके हाथ में है, और बेचना भी, जिसको चाहे बेचे, ना बेचे, जिस कीमत में बेचे। लेकिन अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो इसमें 2 फायदे होते हैं कि जो खरीदने वाला है उसे छूट मिलती है, और परफेक्ट कंपटीशन से गुणवत्ता भी सुधारनी पड़ती है। भाई भला मैं आपसे सामान क्यों खरीदूं जब तक आप मुझे कुछ लाभ नहीं देंगे या आपकी चीज में कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं हो। तो ये जो लौकिक पक्ष है, जब जातियों के बीच में एक परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन क्रिएट करता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा। हिंसा या संघर्ष किसी रूप में स्वीकार्य नहीं है। जातियां तालमेल के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से यदि आगे बढ़ती हैं और किसी एक को देती हैं चुनौती और एक ग्रुप के रूप में आगे बढ़ती हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा साइन या अच्छा संकेत माना जाता है। इसका फर्क ये पड़ता है कि जो सीमांत जातियां हैं, पिछड़ी हुए हैं, जिन्होंने मान लिया कि भाई हम तो खाली शासित होने के लिए जन्मे हैं, हुकूमत में हमारी भागीदारी कभी नहीं हो सकती, उन लोगों के सामने
ये जो लौकिक पक्ष है ये एक नई रोशनी पैदा करता है। दूसरा है जातीय व्यवस्था का एकीकरण का रूप या इंटीग्रल पार्ट। देखिए, ये पार्टी के भीतर, ये जाति के भीतर होता है। हर जाति और उपजातियां यह पाएंगे मौजूद हैं। इन जातियों और उपजातियों के जो पारस्परिक संघर्ष हैं, ये जो उपजातियां हैं उनमें कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। अब देखिए, ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों में ही हजारों जातियां होंगी भारत में आज। जातियां, उपजातियां, उससे भी उपजातियां, इनके जो पारस्परिक तालमेल हैं, पारस्परिक अंतर संबंध हैं, वो भी एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। कैसे कि जो निचले वर्ग पर है वो अपने उच्च वर्ग को आदर्श मानते हुए उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, जिसको आजकल आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं। अभी देखिए आईपीएल चल रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे। रोल मॉडल, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, आप में से भी बच्चे कई खेलते होंगे कि कोई प्लेयर उनका रोल मॉडल है। जरूर नहीं क्रिकेट का ही हो, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है। आप उसे फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, और उसकी अच्छाइयां और आपकी अच्छाइयां मिलकर आपको एक नया रूप देती हैं। वैसा ही जातियां करती हैं। यदि कोई एक जाति है जो कि सत्ता में प्रभावी रही है, तो बाकी जातियां उसको फॉलो करने की कोशिश करती हैं, उसकी अच्छाइयों को खास तौर से, और आगे बढ़ने के प्रयास करती हैं। इसको रजनी कोठारी ने एकीकरण का पक्ष कहा है। और तीसरा है चैतन्य रूप। ये देखिए वो चीज है कि इस रूप में जातियां इनलाइटन होती हैं। वो ये मानती हैं कि अगर दूसरी जाति हुकूमत करती आई है, उसके नेता हैं, उसका प्रभाव क्षेत्र है, प्रशासन में उसकी एक बड़ी मजबूत भागीदारी है। ये तो हुआ देखिए क्या। अब अगला जो सवाल आता है वो है क्यों, ऐसा वो क्यों कर पा रही। वो शिक्षित है, वो पुराने सड़े गले रीति रिवाज त्याग चुकी है, उसने सही राह पकड़ी है, उसने पुश्तैनी गलत धंधों को छोड़ा है। ये कई एस्पेक्ट्स हैं। तो इस तीसरे रूप में जो चैतन्य रूप है, इसमें जातियां इन चीजों को छोड़ती हैं और आगे बढ़ती हैं। किसी एक रोल मॉडल को, किसी एक भूमिका को, किसी एक शैली को वो पकड़ती हैं और उस पर फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, अकेले रूप से या सामूहिक रूप से। और ओवरऑल आप ये पाएंगे इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है, केवल नेगेटिव नहीं होता, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव सामने आता है। अब कुछ और बिंदु देखें कि भाई मंत्रिमंडल का निर्माण, योजनाओं का निर्माण, टिकटों का बंटवारा, वोटिंग बिहेवियर, इन सब पर कास्ट या जाति का एक बड़ा अहम रोल या भूमिका होती है। यहां एक चीज पर आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, मैं अति की बात नहीं कर रहा। यदि कोई चीज अति में अपनाई जाएगी तो वो हानिकारक ही होती है, स्वास्थ्य के लिए भी और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी। सहज परिवर्तन संसदीय लोकतंत्र का एक मूलभूत गुण होता है, और क्रांतिकारी बदलाव ना तो सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं और समाज में भी उनकी स्वीकृति की संभावना कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। हाँ ठीक है, कोई वर्ग विशेष उसको स्वीकार कर सकता है यदि किसी के लाभ में कोई योजना बन रही है तो, लेकिन बाकी का जो असहयोग है उसके प्रति या नाराज़गी है, सरकारें कई बार उसको झेलने की स्थिति में नहीं होती। सहज परिवर्तन जो होते हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक मूल लक्षण माने गए हैं। तो जाति व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई सकारात्मक बदलाव किए जाते हैं, अब उनकी जातियों के भीतर से भी, शासकीय स्तर पर भी, तो वो भारत की इस राजनीतिक प्रक्रिया का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट माने जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। आभार।